अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश वेस एकेडमी। आज खातून पाकिस्तान गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन कराची जो है उसका फ़िज़िक्स का पेपर 2 यानी कि सेकेंड ईयर का क्लास 12 का फ़िज़िक्स का पेपर हम लोग देखने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं और MCQs को बाकायदा सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। और बाकी जो आएंगे इसके मल्टीपल न्यूमेरिकल्स वगैरह, तो न्यूमेरिकल्स भी मैंने देखे तो सारे के सारे चैनल के ऊपर अपलोडेड है। और जो भी न्यूमेरिकल में जिसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है ना, उस न्यूमेरिकल के शुरू के 2-4 जो जितने वर्ड्स हैं उनको आप टाइप करो यूट्यूब के ऊपर। इंशाल्लाह जो पहली वीडियो आएगी वो मेरी ही आएगी, और नहीं तो फिर तलाश वेस एकेडमी के जो है वो न्यूमेरिकल्स में जाके आप देख सकते हो। तो चलिए फ़िलहाल सॉल्व करते हैं MCQs को। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम इज। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं एक कूलम के अंदर वो कितने होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है वो इस्तेमाल हो रहा है Q बराबर होता है NE के। ठीक है, चार्ज बराबर होता है N यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 10⁻⁻⁻19 कूलम। ठीक है ना, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने फाइंड करने हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने के लिए सिंपल से तरीकेकार है, N बराबर हो जाएगा Q/E के। अब बात हो रही है एक कूलम चार्ज की, तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 10⁻⁻19 से। ये बराबर आएगा 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है ना, ये होता है एक कूलम के अंदर मौजूद जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये उनकी तादाद है। आप इसको याद भी रख सकते हो, हर बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस हमें ये देखना है कि 6.25 और एक्सपोनेंट स्पेशली 18 होना चाहिए प्लस का। तो देख लेते हैं कौन सा आंसर सही है। 6.1 10⁻20 18 और ये अलग है, तो ये 6.1 कहा हुआ है, करीब तरीन यही है। 10⁻18 हमें देखना पड़ेगा। हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा धुंधला नजर आ रहा हो, लेकिन बहरहाल यही करीब तरीन है। ये 18 नहीं आ रहा है, 38 समथिंग लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ ये कहता है कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन रिलीज होती है, तो जो उसकी इंटेंसिटी होती है यानी कि जो एनर्जी इमिट होती है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द 4th पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि उस ब्लैक बॉडी का एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव होता है तो इक्वल का साइन आता है, और आता है कांस्टेंट जो कि होता है स्टीफेंस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। यानी कि जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है E = सिग्मा T⁴। क्वेश्चन नंबर 3, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट हुज डिस्टेंस इज R ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज वो होता है V = K Q/R के। ठीक है ना, Q/R होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हो रही है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक Q चार्ज की वजह से इसके बराबर होता है। अब लिखा हुआ क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द डिस्टेंस R², इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस R, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू RQ, दोनों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q नहीं होता। करेक्ट आंसर है C, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द डिस्टेंस R। पोटेंशियल के अंदर R का स्क्वायर नहीं आता, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, द रेस्ट मास ऑफ फोटोन। फोटोन का कोई रेस्ट मास नहीं होता, फोटोन का रेस्ट मास बराबर होता है 0 के। क्वेश्चन नंबर 5, बेलमर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम लाइज इन द। अब देखो जो पूरी की पूरी सीरीज है ना, एक साथ समझा दूं मैं, लेमन, बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट और पॉलीफेंट सीरीज। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से आप जो है ना 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। ये लाई करता है अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर, ये आता है हमारे विजिबल रीजन के अंदर, और ये आता है हमारे इंफ्रारेड रीजन के अंदर। अब यहाँ पे बात हो रही है बेलमर सीरीज की, तो बेलमर सीरीज लाई करता है इन द विजिबल रीजन। ठीक है ना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसके विजिबल रीजन के अंदर लाई करता है। बाकी जो भी पूछें MCQs में जितना ही फर्क आएगा वो आप जो है ना ये बता सकते हो फिर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन न्यूक्लियस एमिट अ बीटा पार्टिकल इट्स एटॉमिक नंबर। जब बीटा पार्टिकल एमिट होता है तो एटॉमिक नंबर हमेशा इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, सेम रहता है, या कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज हो सकता है। तो देखो बीटा पार्टिकल ना, बीटा में आप देखोगे 2 टाइप का इमिशन होता है बीटा में ना। एक तो ये होता है अगर ये हमारे पास एक पेरेंट एलिमेंट है और रिलीज हो रहा है हमारे पास पॉजिटिव बीटा। ठीक है, तो पॉजिटिव बीटा रिलीज होने की वजह से जो हमारे पास डॉटर एलिमेंट बनता है एटॉमिक नंबर में, ये जो है ना एटॉमिक नंबर, इसमें से एक माइनस हो जाता है और एटॉमिक मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि अगर नेगेटिव बीटा रिलीज होता है तो यही हमारे पास पेरेंट एलिमेंट है
और ये आ गया हमारे पास नेगेटिव बीटा रिलीज हो रहा है, तो नतीजे में क्या होता है, एक ऐड हो जाता है और एटॉमिक मास पे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एटॉमिक नंबर डिक्रीज भी हो सकता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज भी हो सकता है। दैट्स वाई जो करेक्ट आंसर हम कहते हैं वो होता है समटाइम्स इंक्रीज एंड समटाइम्स डिक्रीज। Question number 7, the device which is used to make the path of ionizing particles visible, और उसको विजिबल करने के बाद एक्चुअली हम पिक्चर्स ले लेते हैं और वो किया जाता है विद द हेल्प ऑफ विल्सन क्लाउड चैम्बर। विल्सन क्लाउड चैम्बर से ऐसा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, इन ट्रीटिंग लोकलाइज्ड कैंसेरियस ट्यूमर वी यूज नैरो बीम ऑफ, ये बड़ा ही कॉमन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर आ रहा होता है, और वो है गैमा रेज फ्रॉम कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 से जो गैमा रेज निकलती हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है जो लोकलाइज्ड कैंसेरियस ट्यूमर्स होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, ये आइसोथर्मल लिखा हुआ है, एक्सपेंशन सॉरी, इन एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, आइसोथर्मल एक्सपेंशन के अंदर जो एंट्रोपी होती है उस सिस्टम की वो क्या होती है। अब देखिए एंट्रोपी बेसिकली और उसकी एनर्जी से ताल्लुक रखती है कि उसकी एनर्जी पे क्या असर पड़ रहा है। जब भी आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है तो टेम्परेचर क्या रहता है, क्या लिखा हुआ है, आइसोथर्मल, आइसोथर्म सेम टेम्परेचर, और आइसोथर्मली एक्सपेंड करवा रहे हैं, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, ऐसी सूरत के अंदर जो एंट्रोपी है सिस्टम की, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एंट्रोपी भी कांस्टेंट रहती है। ठीक है जी, ये मत देखो कि एक्सपेंशन हो रहा है, अगर लिखा हुआ आइसोथर्मल तो टेम्परेचर पे फर्क नहीं पड़ रहा, टेम्परेचर पे फर्क नहीं पड़ रहा तो एंट्रोपी पे भी फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज हाईली आयनाइजिंग पार्टिकल, ये एक हाईली आयनाइजिंग पार्टिकल है। हाईली आयनाइजिंग पार्टिकल जो है वो गैमा होता है, या अल्फा होता है या बीटा होता है, और प्रोटॉन को अभी आप हटा दीजिए फिलहाल। आयनाइजेशन डिपेंड करती है मास पे, तो आपको ये देखना पड़ेगा इसमें से सबसे ज़्यादा मैसिव पार्टिकल कौन सा है, बीटा है, अल्फा है, गैमा है। तो सबसे ज़्यादा जो हैवी पार्टिकल है वो है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल की आयनाइजिंग कैपेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, और अगर पूछी जाती पेनिट्रेशन तो यकीनन जवाब गैमा हो जाता हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11, टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो जो भी टेम्परेचर होता है इन सेल्सियस में उसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं और ऐड कर देते हैं 32, तो हमारे पास आ रहा है 50 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 5 और प्लस का करेंगे 32, ये हो जाएगा 5 1 ज़ार 5, 5 10 ज़ार 50, ये हो जाएगा 90 प्लस 32, और 90 प्लस 32 हो जाता है 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। 12, Galilean transformations are not valid for frame of reference moving with very high velocity, which move with very low velocity, whose relative velocity approach to the speed of light, which move with high acceleration। Accelerated जितने भी होते हैं ना, याद रखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस उन पे एप्लीकेबल होता है, वैलिड होता है, लेकिन हाँ जब अप्रोच करने लगता है स्पीड ऑफ लाइट को तो फिर वो नहीं वैलिड रहता फ्रेम ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कम में भी चल जाएगी, ज़्यादा वेलोसिटी में भी चल जाएगी, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी चल जाएगी, लेकिन नहीं चलेगी तो सिर्फ जब रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो अप्रोच करेगी स्पीड ऑफ लाइट को। नंबर 13, दीज आर डोनर इम्प्योरिटीज, ये डोनर इम्प्योरिटीज हैं। डोनर इम्प्योरिटीज का ताल्लुक होता है ग्रुप 5A से। अब जितने भी एलिमेंट्स हैं जो ऑप्शंस के अंदर हैं उसके अंदर जो ग्रुप 5 का होगा वही हमारा आंसर होगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लिथियम का ताल्लुक ग्रुप 3 से, इसको आप हटा दो। ऑप्शन बी के अंदर देखोगे तो सिलिकॉन का ताल्लुक ग्रुप 4 से, इसको भी हटा दो। ठीक है, इसी तरीके से इंडियम भी आ जाएगा, लेकिन जो सी ऑप्शन है जहाँ पे लिखा हुआ है एंटीमनी और क्या है आर्सेनिक, ये दोनों के दोनों 5th A ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, यानी कि दोनों के दोनों जो है वो डोनर इम्प्योरिटीज हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल एज लॉन्ग एज डैश ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, जब तक V और I का रेशो कांस्टेंट रहता है, यानी कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहती है, और हम जानते हैं कि जब टेम्परेचर चेंज होता है तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाती है, और अगर रेजिस्टेंस चेंज होगी तो ओम्स लॉ अप्लाई नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 15, लेजर इज प्रोड्यूस ड्यू टू द, लेजर की फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, तो सही आंसर भी वही होगा जिसमें लिखा होगा स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन।
क्वेश्चन नंबर 16, द एवरेज इनिशियल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज कॉल्ड, जो एवरेज इनिशियल एनर्जी में इंटरनल एनर्जी होना चाहिए, एवरेज इंटरनल एनर्जी, बहरहाल जो एनर्जी होती है वो प्रेशर नहीं होता, वॉल्यूम नहीं होता, टेम्परेचर नहीं होता, वो तो हीट ही होती है, तो ठीक है इस बात को हीट ही कहेंगे। आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इसमें से क्या है? आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर होती है, लेकिन हर एक चीज़ में ये होता है कि जो भी एनर्जी रेडिएशन की आती है वो वर्क फंक्शन में कन्वर्ट होती है और बाकी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, और E बराबर होता है एच न्यू के, तो ये हो जाएगा 5 + 1/2 mv²। तो एच न्यू बराबर है 5 + ½ mv², दिस वन एच न्यू बराबर है 5 + ½ mv², यानी कि C। नंबर 18, होल इन अ सेमीकंडक्टर इज एक्चुअली द, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, हीलियम न्यूक्लियस होता है, नहीं, इट इज द वैकेंसी इन द वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में से जब कोई इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वहां पर एक खाली जगह बच जाती है, एक वैकेंसी बच जाती है, और उसी वैकेंसी को कहते हैं होल। और क्योंकि वो वैकेंसी है, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, इसी वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, when alternating current generator is converted into direct current generator यानी कि DC generator, slip rings are replaced by split rings। स्प्लिट रिंग्स से जो है वो उसको रिप्लेस करते हैं, ठीक है ना। वैसे स्लिप रिंग्स लगे होते हैं जो कि कंप्लीट होते हैं, तो वो पूरा का पूरा जो है वो ऑल्टरनेटिंग करंट की साइकिल प्रोड्यूस करता है, लेकिन जो स्प्लिट रिंग्स होते हैं वो दो पार्ट्स के अंदर स्प्लिट हुए होते हैं इस तरीके से ना। अगर आपने वर्किंग नहीं पढ़ी है तो फिर मैं बताता चलूँ, इस तरीके से स्प्लिट हुआ होता है दरमियान से। क्वेश्चन नंबर 20, द एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया फ्रॉम द सरफेस ऑफ ब्लैक बॉडी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर रेज्ड टू द पावर 4। अभी आपको बताया था स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कहलाता है, जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ दैट ब्लैक बॉडी। क्वेश्चन नंबर 21, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग ऑडियो फ्रीक्वेंसी एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी ways to accomplish translation is called modulation। ये एक तरीक़ेकार है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं कि जो लो फ्रीक्वेंसी ऑडियो वेव होती है उसको हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ कंबाइन कर देते हैं, और इस प्रोसेस को बेसिकली मॉड्यूलेशन कहते हैं, और अलग करने को डीमॉड्यूलेशन कहा जाता है। नंबर 22, द लाइफ टाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन बहुत कम देर तक रह सकता है। बहुत कम देर तक रहने का मतलब ये है कि वो 10⁻⁻⁸ सेकेंड तक रह सकता है, और अगर मेटास्टेबल स्टेट की बात होती है तो वो 10⁻³ सेकेंड तक रह सकता है। याद रखो ये कम टाइम है ना, छोटा टाइम। क्वेश्चन 23, इन विच प्रोसेस नो हीट एंटर्स और लीव द सिस्टम इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। क्योंकि ये जो वर्ड है ना एडियाबैट, इसका मतलब ही होता है इंसुलेटर, तो इसका मतलब इंसुलेटर है ना, तो इंसुलेटर पे अगर रखते हैं किसी भी सिस्टम को तो ना ही एनर्जी उस सिस्टम के अंदर दाखिल होती है, ना ही एनर्जी उस सिस्टम से रिलीज होती है। नंबर 24, इफ द वायर ऑफ द यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कट इनटू 2 हाफ्स इक्वल इन साइज, द रेजिस्टिविटी ऑफ ईच पार्ट विल बी। याद रखो रेजिस्टिविटी लेंथ पर डिपेंड नहीं करती, रेजिस्टिविटी एरिया पर डिपेंड नहीं करती, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल डिपेंड करती है ऑन द मटेरियल, ठीक है ना। किसी भी सब्सटेंस की मटेरियल पर डिपेंड करती है कि उसका मटेरियल क्या है। अब हम उसके आधा टुकड़ा करें, 2 टुकड़े करें, मिसाल तौर पर अगर कॉपर का तार है तो वो कॉपर ही रहेगा, आयरन का वायर है तो वो आयरन ही रहेगा। जब मटेरियल नहीं बदलेगा तो रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी, दैट्स वाई करेक्ट आंसर होता है यहाँ पर रिमेन्स द सेम। नंबर 25, डी ब्रॉलीज वेवलेंथ इज इक्वल टू, डी ब्रॉली हाइपोथेसिस के मुताबिक जो वेवलेंथ प्रोड्यूस होती है मैटर वेव्स की वो बराबर होती है H/mv के, H/mv, यानी कि ये होगा हमारा बी वाला आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, फॉर नॉर्मल वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर इट्स कलेक्टर बेस्ड जंक्शन। जो कलेक्टर बेस्ड जंक्शन होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम रखते हैं रिवर्स वाइज। याद रखो इमिटर बेस्ड जंक्शन फॉरवर्ड वाइज होता है, इमिटर बेस्ड जंक्शन जो है वो हम फॉरवर्ड वाइज रखते हैं, ठीक है, और जो कलेक्टर बेस्ड जंक्शन होता है इसको हमेशा हमेशा रखा जाता है रिवर्स वाइज, ठीक है भाई। Question number 27, the minimum energy required for peer production is 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखो जब भी एनर्जी चाहिए होती है तो कम से कम जो एनर्जी है वो 2m0c² के बराबर होनी चाहिए, भले से काइनेटिक एनर्जी हो ना हो। तो 2m0c², रेस्ट मास ऑफ, जो रेस्ट मास एनर्जी है वो 0.511 होती है ना इलेक्ट्रॉन की, और इतनी ही पॉजिट्रॉन की भी होती है।
तो इसका डबल करते हैं तो ये आंसर आ जाता है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 28 लेजर प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रॉन बीम, न्यूट्रॉन बीम, कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट। कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस होती है सारी की सारी सेम फेज वाली रेडिएशन जो रेज हैं वो प्रोड्यूस करती है लेजर। द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लैम्डा मैक्स इनटू टी इज इक्वल टू कांस्टेंट इज कॉल्ड वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहलाता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन लॉस के एमसीक्यूज हैं 3। नंबर 30 हीट एनर्जी कैन नॉट बी मेजर्ड इन, जूल में नाप सकते हैं, ब्रिटिश थर्मल यूनिट में नाप सकते हैं, कैलोरी में नाप सकते हैं, लेकिन हीट को केल्विन में नहीं नाप सकते। केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर नॉट हीट। टेम्परेचर और हीट बहुत मुख्तलिफ चीजें हैं। नंबर 31 इन रेडियो एक्टिव डीके लॉ एन इज इक्वल टू एन नॉट ई माइनस लेमडा टी। जो लेमडा है वो क्या है, लेमडा वेवलेंथ वगैरह नहीं होता, ये होता है डीके कांस्टेंट ना, गलती नहीं कर देना, ये डीके कांस्टेंट होता है। क्वेश्चन 32 द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस पीएन जंक्शन which results in the reduction of the barrier potential। पोटेंशियल बैरियर रिड्यूस हो जाता है जब हम जोड़ देते हैं, तो वो कौन सी वाली बाइसिंग होती है पोटेंशियल बैरियर को कम करने वाली, वो होती है फॉरवर्ड बाइसिंग। एंड फाइनली नंबर 33 द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिपेंड नहीं करती, नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, एरिया ऑफ द प्लेट, नेचर पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है, बाकी सब पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, एरिया पे डिपेंड करती है, और बेसिकली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है इन द कैपेसिटर। ठीक है, बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया एक एक न्यूमेरिकल जो है वो चैनल पे अपलोडेड है, आप इसको सर्च कर सकते हो, शॉर्ट क्वेश्चन भी अवेलेबल हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी अवेलेबल हैं, जो भी परेशानी हो उसको जाके आप चैनल के ऊपर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और बाकी इन एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़।